हेलो माय डियर प्रशिक्षु, वेलकम बैक। आज हम लोग गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है गणित शिक्षण के महत्व। ठीक है कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो है कि मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हम गणित को पढ़ते हैं, क्योंकि गणित के जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, जो माइंड हमारा न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं। इसलिए आजकल रीजनिंग ज़्यादातर हर कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐड कर दी गई, जिससे क्या हो, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका जो माइंडसेट हो वो अच्छा रहे। तो मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए गणित और रीजनिंग मस्ट होता है। जिन लोगों को अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है, जिनकी मैथ अच्छी है, उनको आनंद की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, आनंद भी, मज़ा भी आता है। बहुत सारे लोग इसी के लिए ही इसको लगाते हैं गणित को। थर्ड वन हमारा है कि अन्य विषयों से संबंध इसका है। तो जैसे अन्य विषयों से भी अगर इसकी बात किया जाए, जैसे अगर मैं भौतिक विज्ञान की, ठीक है, अगर मैं भौतिक विज्ञान की कोई अगर मैं भौतिक विज्ञान की अगर कोई अगर माप निकालनी है, दूरी निकालनी है, या केमिस्ट्री की रख लीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री की बैलेंसी अगर हमें जाननी है, ठीक है, क्या जाननी है, बैलेंसी, ठीक है, केमिस्ट्री की अगर बैलेंसी जाननी, या हिस्ट्री 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 की डेट्स जो हमें जाननी है, तो इन सारी चीज़ों में नंबर्स का काम लगता है। क्या लगता है, नंबर्स की आवश्यकता होती है। चाहे भौतिक विज्ञान की माप निकालना हो, ये तो सारी जगह पे मैथ का यूज हो रहा है। इसलिए मैथ का अन्य विषयों से संबंध होने के कारण भी हम मैथ को पढ़ते हैं। और सांस्कृतिक संरक्षण का भी एक मेन उद्देश्य है मैथ को पढ़ने का। तो बेसिकली मैथ हम इसलिए पढ़ते हैं, पहला हमारा आनंद प्राप्ति के लिए, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, अन्य विषयों से संबंध होने और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी। सांस्कृतिक संरक्षण, क्योंकि हमारी मैथ क्या है, ये सांस्कृतिक विरासत है, तो इसके संरक्षण के लिए ही हम के लिए भी हम मैथ पढ़ते हैं। इसलिए मैथ हमारा लगभग 8th तक तो इसको कंपलसरी ही कर दिया गया है। इसके बाद आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप मैथ लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा रहा पहला चैप्टर। जो चैप्टर 2 है उसमें है कि हमें संख्यात्मक का बोध और अंकों का ज्ञान, अवस्था निर्माण की स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि संख्या क्या होती है। मैंने पहले लिख दिया है कि नंबर्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि जिनसे कितनी वस्तुओं का बोध होता है, संख्या कहते हैं। मीन्स जिनसे हम किसी चीज़ को काउंट कर सके ये कितनी है। ठीक है, जैसे 5 है तो 1 2 3 4 5 बोल देते हैं, 5 है, 6 है, 7 है। जिनसे कितनी वस्तुओं का बोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो संख्यांक, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 2 से आते का आपका होता है संख्या, सेकंड वन होता है अंक। मीन्स संख्या के अंक को क्या बोलेंगे, संख्यांक बोलेंगे। मीन्स संख्या को किस संकेत से निरूपित किया जा रहा है, यही आपका मेन है। संख्या को किस संकेत से निरूपित किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड संख्यांक। ठीक है, संख्यांक बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका देवनागरी है, दूसरा आपका अंतरराष्ट्रीय है, तीसरा आपका रोमन है। ठीक है, जो देवनागरी और अंतरराष्ट्रीय लिपि एक ही प्रकार से लिखी जाती है, इसलिए मैंने इसको स्लेश करके लिख दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये आपको देवनागरी और अंतरराष्ट्रीय वाला पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब रोमन आपका जो है, इसी में हमें एक चीज़ और स्टडी करना है कि रोमन संख्या सारणी की स्टडी भी करना है। तो यहीं भी हम इसको स्टडी कर लेंगे लगभग 1000 तक। ठीक है, तो हमें पता है आई इक्वल 1 होता है, डबल आई बनाते हैं तो 2 होता है, ट्रिपल आई बनाते हैं तो 3 होता है, ऐसे करके वी इक्वल टू 5 होता है, हमें पता ही है। ठीक है, ये आपका एक्स इक्वल टू 10 होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब 10 अगर आपको पता चल गया तो आपको मान लीजिए कि लिखना है, मतलब 15 लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स वी कर देंगे, दैट इज 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 इक्वल टू एल होता है, और आपका 100 इक्वल टू सी होता है। ठीक है, और 500 इक्वल टू डी होता है, एंड 1000 इक्वल एम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब इसे लिखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये इतना रोमन अंक याद कर लेते हैं, फिर रोमन अंक में कोई भी इश्यू आने वाला नहीं। बाकी अगर आपको सारणी से स्टडी करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वह संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं तो वह संख्या होती हैं जिन्हें गणना करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, जिन्हें गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, गिनने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को गिनने के लिए अगर जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनमें 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक है। इनमें अगर सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो वो आपकी 1 होती है, ठीक है, 1 आपकी क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा है परमीय संख्या किन्हें कहते हैं। वह संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें परमीय संख्या कहते हैं, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि भाई जब q आपका जैसे मान लीजिए 1/0 लिखा जाए तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, समझ रहे हो ना। अगर 5/0 लिखा जाता है तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी। तो अगर q अगर 0 है मीन्स बटा वाला आपका 0 है, हर आपका 0 है, ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या है q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके 5 मतलब माइनस भी हो सकते हैं, धन भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 0/5 लिखा जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपरिमेय संख्या मतलब जिन्हें p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए दैट इज कॉल्ड अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका √2 हो गया, अच्छा √3 √5 √4, यानी रूट के अंदर जो भी मान होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि जो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, और प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, इन दोनों का योग, ठीक है, और घटाव दोनों क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ 3 क्या है आपका, ठीक है, 3 आपका परिमेय संख्या है, √5 आपका अपरिमेय है, लेकिन दोनों का योग क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। 3 आपका क्या है, ये आपका परिमेय है, ये क्या है आपका अपरिमेय है। जब दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, दैट इज क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो नेक्स्ट हमारा वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं आपकी जो होती हैं, जो परिमेय वास्तविक संख्याएं जो आपकी, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दैट इज सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, ये सब 2 से विभाजित, दो से विभाजित हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इसमें 1 3 5 7 आपकी ये क्या है, विषम संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, उसे क्या बोलते हैं, जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, दैट इज कॉल्ड अभाज्य संख्या। जिसमें आपका आता है, अगर उदाहरण लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, ये आपके क्या है, अभाज्य संख्या, या फिर 1 से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ, भाज्य संख्या जो स्वयं से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, और इसके अलावा किसी और संख्या या अंक, ठीक है, से कट जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड भाज्य संख्या। इन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इनका अगर एग्जांपल लिया जाए तो 4 6 8 12 15 etc, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमारा 1 है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 हमारा ना भाज्य ना अभाज्य, ये है क्या, ये है क्या, ये नेचुरल नंबर है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या की सबसे छोटी इकाई होती है। तो नेक्स्ट हमारा स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है। तो स्थानीय मान आपको पता है, इसको प्लेस वैल्यू भी बोला जाता है, कि मतलब प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक अंक है 526, ठीक है, फिर हम छोटे से शुरू करते हैं, फिर इसको आज हम क्लियर करेंगे। तो 526 में अगर हमें 2 का अगर हमें स्थानीय मान पता करना हो तो क्या होगा, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है 2 लिखकर इसके आगे जो अंक है, ठीक है, पहली बात तो आपको स्थानीय मान निकालने का तरीका ये बताया होगा कि दहाई के स्थान पे तो इसको 10 से गुणा कर दो, दैट इज 20, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें अगर 5 का पूछा जाता है तो 5 गुणे, ठीक है, इसको 100 से गुणा कर दो, दैट इज 500, ऐसे आपको बताया होगा। अगर 6 पूछ रहा है तो ये इकाई का अंक है तो 1 से गुणा कर दो, दैट इज 6। ये आपको आप लोग शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा बोरिंग लगता है। यहाँ पे हम कुछ नए तरीके से इसको सीखेंगे, ये बोरिंग तरीके से हम इसको नहीं सीखेंगे, तो कुछ नया इन्वेंशन किया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है, वो इजी रहेगा, ठीक है। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अंक है, जैसे 8 4 2 8 5 7 6, ये कोई अंक है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बड़ा अंक लिया है ताकि आप लोगों को छोटे आराम से समझ में आ जाएंगे। अब इसमें मान लीजिए कि अगर हमसे अगर पूछा जाता है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, अगर इसका पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, हमें दुनिया की जो ताम हमें याद करने की नीड नहीं, 2 को डायरेक्टली हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 2 को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर इसके बाद में जितने भी अंक है उतने जीरो, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 2 का स्थानीय मान, ख़त्म। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है, अगर 5 का पूछा जाता तो सिंपली आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर आगे कितने, 1 2, 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 लिख लीजिएगा, आगे एक भी अंक नहीं है तो 6 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 का स्थानीय मान बताइए तो आपका 4 सिंपली लिख लीजिए, फिर अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही आपका उत्तर हो गया। मीन्स जो जिसका स्थानीय मान पूछा जाता है उसे आप लिख लीजिए और फिर उसके बाद में जितने भी अंक हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हुआ पॉजिटिव के लिए, ठीक है, ये तो हुआ बिना पॉइंट वालों के लिए जो दशमलव नहीं लगा है। लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे जब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए 2 4 2 4 6 दशमलव 8 3 5 में अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था कि अगर 6 का निकालना होता, अगर आपका इसमें अगर 2 का निकालना होगा, मैं एक एक करके सारे बता देता हूँ। तो 2 का आपका सिंपली 2 लिखेंगे, कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक 200 ही होगा, कोई टेंशन नहीं। 4 का 40 होगा, 6 का 6 होगा, ठीक है। अगर लेकिन अब 8 का क्या होगा, तो 8 का आपका सिंपल नहीं, ये 6 आप भूल जाइए, यहाँ पे आप तो 0 लिखिए पॉइंट लगाकर, 8 लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपका 3 का पूछा जा रहा है तो आप वही पॉइंट लगाइए, क्योंकि पॉइंट्स पहले 0 आप लगा सकते हैं। फिर जितने अंक इधर हैं, 1 अंक है तो आप 1 0 और लगाइए, 3 लिख दीजिए। 5 का अगर पूछा जा रहा है 0 दशमलव कितने अंक, 5 यहाँ पे लिख लीजिए, फिर जितने अंक अब इस तरफ हैं 1 2, 2 अंक, 2 पॉइंट लगाइए। ये आपका 5 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तमाम क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ, जैसे आपका सिलेबस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपने इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप देख पा रहे हैं कि 8 4 5 2 1 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। वंस आप अगर इसे देख पा रहे होंगे, चलिए मैं इसको बोर्ड में ही बता देता हूँ, इसको मैं अब हटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें बोल रहा 8 4 5 2 1, 8 4 5 2 1 में ये 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। अब इसे आप बताएं कमेंट बॉक्स में किसका 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। ये आपके सवाल है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको इसे बताना है, ठीक है। और आपका इसमें पूछ रहा है 3 2 4 5 0, 3 2 4 5 0 में 2 का पूछ रहा है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 2 7 1.169 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, ये 3 आप अगर हमें बता देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको स्थानीय मान समझ में आ गया। इसी चैप्टर में हमें 2 चीज़ें और पढ़ना है, एक आपका स्थानीय मान पढ़ना था, एक आपको पढ़ना है कि पूर्व
अनुवर्ती संख्या किन्हें कहते हैं। अनुवर्ती संख्याओं को प्रावर्ती संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रावर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए जो आपकी दी हुई संख्या है उसमें अगर आप एक जोड़ जाते हैं तो आपकी प्रावर्ती या अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। अनुवर्ती मीन्स होता है, इसको अगर देखा जाए तो होता है आगे की संख्या पता करना। ठीक है, और अगर पूर्ववर्ती की बात करते हैं तो पीछे की। ठीक है, पीछे की संख्या को जानना या अंक को जानना। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 70 लिया, तो 70 की अगर अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो 70 + 1 अगर हम कर देंगे तो इसका हमारा मान कितना आ जाएगा, 70 + 1 = 71। ये हमारा क्या है, 71 इसकी अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ववर्ती में बताया गया है कि दी हुई संख्या -1, दी हुई संख्या -1 मीन्स जो संख्या दी हुई है उसमें से एक घटाना। यहाँ पे 70 की अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो 70 - 1 = 6969। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, पूर्ववर्ती संख्या हुई। तो आप लोग से निवेदन है कि 80, ओके, 29, 50, 68, ठीक है, 68 और 85 की आप अनुवर्ती याद कीजिए, और 7908 62, ओके, 72 85 की आप पूर्ववर्ती संख्या मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं उसको अगर हम लोग क्लियर करना चाहें तो अब यहाँ से आराम से इसको हम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें लिखा है 27 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, हमें पूर्ववर्ती याद करें तो 27 आपका है 27 है, तो हमें एक घटाना है, 27 में से घटाएंगे कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे सवाल आपके दिए हुए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका PDF हम आपको डाल देंगे, वहाँ से आप इसे देख लेना और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं जो मैं इन्हें लगवाऊँ अब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और इसमें भी कुछ खास नहीं है, सारे मैंने पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है। फिर इसे हम ख़त्म करते हुए और मैथ को जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।